प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो जल्दी से बता दीजिए अपना अपना हाल चाल। आज है नया साल और नए साल के दिन हम लोग मिल रहे हैं। उम्मीद यही रहेगी बच्चों की आगे आने वाले जितने भी दिन होंगे, जितने भी साल होंगे, हर साल हम लोग ऐसे ही प्यार से खुशी के साथ मना रहे होंगे नया साल। और बच्चों, मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस नए साल पर बच्चों हमें सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई। तो जो ये पढ़ाई है नाइन्थ की, वो तो अब लगभग खत्म ही होने वाली है। हम लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्लास नाइन्थ के लिए। इसीलिए बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ये वन शॉट लेक्चर। लेकिन इसके साथ साथ में बेटा आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपको 10th क्लास के लिए बेटा अभी से ही प्रिपेयर होना शुरू कर देना है। 10th क्लास आपकी बेटा बोर्ड की क्लास होगी, जो अभी 3 से ज्यादा 3 महीने बाद आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी क्लास 10th के लिए। तो बेटा मजबूत होकर के एकदम नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ बेटा शुरू करते हैं नए साल की ये पढ़ाई। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो है अपना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सारी मतलब कि ठोस आकृतियां होती हैं, जो हमने क्लास 8th में भी पढ़ी हैं, ठोस आकृतियां। अब वो ठोस आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारे पास बेलन है, शंकु है, गोला है, घन है, घनाभ है, ये सारी हमारे पास ठोस आकृतियां होती हैं। और इन्हीं ठोस आकृतियों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है ठोस आकृतियों में, एक तो हमारे पास आता है बच्चों घन। ठीक है, एक तो हमारे पास घन आता है, फिर दूसरा हमारे पास आता है घनाभ। ठीक है, घन हो गया, घनाभ हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है बेलन। ठीक है, बेलन आता है। और बेलन के बाद हमारे पास चौथे नंबर पर आता है शंकु। एंड देन शंकु के बाद हमारे पास 5वें नंबर पे आता है क्या, ये हमारे पास आता है गोला। और गोले के बाद बच्चों छठे नंबर पे आती है एक गोले का आधा, जिसे हम कहते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अर्धगोला। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को पढ़नी है बहुत अच्छे से। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों घन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सभी लोग इस लेक्चर को देखेंगे। हाँ जी, तो घन क्या होता है बेटा, घन को आप ऐसे समझो जैसे आपने देखा होगा जिससे आप लूडो खेलते हो। लूडो खेलते हो ना, तो लूडो में क्या होता है बेटा, लूडो में आपने देखा होगा, अगर लूडो की बात की जाए तो लूडो में क्या होता है बेटा, पासा होता है। पासा कैसा होता है, जिस पर 6 फलक होते हैं, है ना। पासा कैसा होता है, जिस पर क्या होते हैं बच्चों, 6 फलक होते हैं, इस तरीके से बनता है। जो आपका घन होता है बेटा, वो वर्गों से मिलकर बनता है। घन किससे बनता है बच्चों, वर्गों से मिलकर बनता है। 2 वर्ग बनाते हैं और उनको जोड़ देते हैं तो हमारा घन बन जाता है। अच्छा, घन की क्या होती है बच्चों, भुजा भी होती है। तो जो घन की तीनों भुजाएं होती हैं, है ना, एक तरह से एक जो चौकोर डिब्बा है ना बेटा, उस डिब्बे की जो तीनों भुजाएं है ना, वो आपकी क्या है, आपस में बराबर है। जैसे कि लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें फलक होते हैं, है ना। ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं, जो आपके बिंदु होते हैं, ये होते हैं बच्चों शीर्ष। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है शीर्ष। बात समझ में आ रही है सभी को, इनको कहा जाता है शीर्ष। तो कितने शीर्ष है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल जो है 8 शीर्ष है। हमारे पास टोटल कितने शीर्ष हैं, हमारे पास टोटल 8 शीर्ष हैं। ठीक है, और कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। जैसे आप एक कमरे को मान के चलिए, आपके पास एक कमरा है और उस कमरे में क्या है बेटा, 4 दीवारें हैं। 4 दीवारें हो गई, 2 बराबर वाली हो गई, एक सामने वाली हो गई, एक पीछे वाली हो गई। और उसके अलावा क्या होता है बेटा, 4 दीवारों के अलावा छत और फर्श जो है। तो इसका मतलब 6 चीजें होती हैं, 6 फलक होते हैं। इसीलिए तो हर एक फलक पर एक एक अंक लिखा होता है ना, तभी तो हर एक फलक पर एक एक अंक लिखा होता है। जैसे यहाँ 1 लिखा होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ नीचे 6, ऐसे लिखा होता है। इसी टाइप से लिखा होता है ना बच्चों। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जो ये घन होता है, तो इस घन का, ये घन बनता कैसे है। अगर बात की जाए तो मैं सबसे पहले आपको घन के बारे में ही बता रहा हूं। देखिए ये रहा घन, ठीक है। तो घन में क्या है, आपने देखा जैसे ये डिब्बा जो है बेटा, इसकी ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, तीनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है। घन बनता कैसे बेटा, हमारे पास अगर मैं ये डिब्बा है और इस डिब्बे को मैं क्या कर दूं, खोल दूं, तो इस डिब्बे को खोलने पर क्या होगा, देखो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। ये इसका क्या मिलेगा, ये इसका हमें एक तरह से जाल मिलेगा। ये क्या है, इसका नेट है, जाल है।
जिससे ये डिब्बा बनता है। जब इसको हम चारों तरफ से ऐसे खोल देते हैं, तो इस डिब्बे को ऐसे खोल देते हैं, इधर खोल दिया, इधर खोल दिया, तो ये बन गया। सबका क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि बेटा ये भी वर्ग है, 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 सारे क्या है बेटा, वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो उसकी भुजा होती है, भुजा का स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं कि जो ये घन है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6 से क्यों गुणा हो जाती है बेटा, क्योंकि 6 फलक होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 4 दीवारें हो गई कमरे की, ये छत हो गई और ये फर्श हो गया। तो कुल मिला के कितने हो गए, 6 फलक हो गए, इसीलिए 6 से गुणा कर देते हैं। तो समझ में आ गया सभी को। अब अगर इसी के साथ में आपको यहाँ पे बताऊं घन का आयतन, तो बेटा घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है बेटा उसकी भुजा की घात 3, यानी भुजा की हम 3 बार गुणा कर देते हैं। कितनी बार गुणा कर देते हैं बेटा, भुजा की गुणा कर देते हैं हम लोग 3 बार। ठीक है, तो a की गुणा a में और फिर उसकी गुणा a में, भुजा की हम गुणा कर देते हैं कितनी बार, 3 बार गुणा कर देते हैं, a गुणा a गुणा a। क्लियर है सभी को यहाँ तक, बताइए जल्दी से, क्या इतना सभी को समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं, जो दूसरी हमारे पास आकृति आती है वो आती है बेटा घनाभ। अच्छा, घनाभ कैसे बनता है, घनाभ को आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, जैसे कि एक ईंट होती है, ईंट को तो सभी ने देखा होगा ना। घनाभ को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक क्या होती है बच्चों, ईंट होती है ना। तो ये ईंट है, ये क्या है आपके पास, एक ईंट है। और ईंट की क्या होती है बेटा, ये बनता कैसे है, अगर इसको आप देखोगे कि ये बनता कैसे है, तो आपके पास होते हैं 4 आयत। 2 आयत एक जैसे होते हैं, ये वाले 2 आयत एक जैसे होते हैं, और ये ऊपर नीचे वाले आयत एक जैसे होते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं 6 आयत होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितने आयत होते हैं बेटा, 6 आयत से मिलकर बनता है घनाभ, 6 आयत से मिलकर बनता है घनाभ। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला सेम होता है, ये वाला और ये वाला जो है 3 नंबर वाला ये सेम होता है, ये 2 और 4 वाला सेम होता है। ठीक है, आयतों से मिलकर बनता है बेटा घनाभ। जैसे देखो मैंने ये एक आयत बनाया, मैंने क्या किया बेटा, एक ये आयत बनाया, ठीक है, और आयत मैंने एक और बनाया, 2 आयत मैंने बनाए एक जैसे। मैंने क्या किया, मैंने बेटा 2 आयत बनाए हैं एक जैसे, 2 आयत मैंने बनाए एक जैसे, और फिर मैंने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। इनको मैंने कोनों से यानी शीर्षों से मैंने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये देखो मैंने इनको शीर्षों से जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया, तब जाकर के मुझे बेटा ये घनाभ मिल गया। और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इस घनाभ की क्या होती है बच्चों, घनाभ की होती है लंबाई, घनाभ की होती है बेटा चौड़ाई, और घनाभ की मेरे बेटा होती है ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि हाइट, बी से मतलब है ब्रेथ, बी से क्या मतलब है, बी से मतलब है ब्रेथ से, BREATH ब्रेथ। ठीक है, और यहाँ एल से मतलब है लेंथ से, LENGTH लेंथ, लेंथ ब्रेथ, एंड एच का मतलब है बेटा यहाँ पर हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये ऊंचाई हो जाती है, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी चौड़ाई, ये हो जाएगी चौड़ाई, और ये हो जाएगी बेटा आपके पास लंबाई। ये क्या हो जाएगी आपके पास, लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें आपके पास यहाँ पर हो गई। क्लियर है बेटा, आपको सभी को यहाँ तक समझ में आ गया क्या, क्या यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया क्या, पक्का। चलो ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब ये जो घनाभ है, आपने ये तो देख लिया कि वो बनता कैसे है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेटा जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है बेटा छूने वाला पृष्ठ। जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो हाथ को मैं ये जो हथेली को छू पा रहा हूं ना, ये हाथ की हथेली को जो मैं छू पा रहा हूं, तो ये इसका क्या है, एक पृष्ठ है। हथेली को जो मैं छू पा रहा हूं, ये इसका क्या है बच्चों, एक पृष्ठ है। तो वही पृष्ठ क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 मैंने बताया था ना, 2 एक जैसे होते हैं आयत, इसीलिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, 2LB + BH + HL, ये होता है बेटा फॉर्मूला घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर बच्चों घनाभ के आयतन के बारे में बात की जाए, तो बेटा घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, घनाभ के आयतन के बारे में बात करते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन जो होता है वो क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है L × B × H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ में आ रहा है सभी को, L × B × H, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाता है आपका घनाभ का आयतन।
ठीक है बेटा, समझ में आ गई सबको ये बात? बताइए जल्दी से, क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? L गुणा B गुणा H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलो अब इसके बाद बच्चों घन के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और अब बात करते हैं हम लोग जो हमारी अगली ठोस आकृति है जिसे हम कहते हैं लंब वृत्तीय बेलन। तो बेटा बेलन कैसे बनता है? अब सबसे बड़ी बात है कि इसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आप सब शादी में तो गए होगे ना। आप में से कितने लोग हैं जो शादियों में गए हैं? शादियों में खाना खाने जाते हो ना शादी में खाना खाने? तो आपने देखा होगा कि शादियों में क्या होता है बेटा कि वहां पर ना प्लेट्स रखी होती हैं। भाई एक प्लेट रखी होती है, उस प्लेट के ऊपर जैसे जैसे वो प्लेट जो है निकलती जाती हैं, फिर वो प्लेट कम होती जाती हैं, फिर उसको दोबारा से साफ करके मतलब मांज वगैरह धो करके प्लेट को मांज करके फिर वापस ला के रखा जाता है, तो धीरे धीरे फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी, पांचवी के ऊपर छठी, मतलब प्लेट के ऊपर हम प्लेट रखते जा रहे हैं। और इससे हमें क्या मिल रहा है? जब हमने एक प्लेट के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कहाँ तक रखी, कितनी ऊंचाई तक? जब मैंने इसको h ऊंचाई तक रखा, जब मैंने इसको कहाँ तक रखा? h ऊंचाई तक रखा प्लेटों को, तो बेटा जी मुझे क्या मिलता है? तब जाकर के मुझे ये बेलन मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर इस तरीके से एक ये बेलन की आकृति प्राप्त होती है, जिसका आधार कैसा होता है, ऊपरी सिरा कैसा होता है, दोनों देखो। जिसका आधार भी क्या होता है बेटा, प्लेट के ही ऊपर तो तुमने रखा था, और तुम सबको पता है कि जो एक प्लेट होती है बेटा, प्लेट तो वृत्त के रूप में होती है ना। जो एक प्लेट होती है बेटा, वो प्लेट किसके रूप में होती है? एक प्लेट जो होती है बेटा वो वृत्त के रूप में होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं बात करूं इसके आधार की, तो क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होती है। हम जानते हैं कि एक जो वृत्त होता है उसकी क्या होती है बेटा, उसकी त्रिज्या होती है r। तो भाई इसकी भी तो त्रिज्या होगी ना, क्योंकि प्लेट के ऊपर ही तो हमने रखा है, प्लेट के ऊपर प्लेट हम रखते गए तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r। और कहाँ तक हमने रखी प्लेट? हमने h ऊंचाई तक प्लेटें रखी। हम प्लेट के ऊपर प्लेट रखते गए, कितनी ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक। तो बच्चों ये हमें क्या मिलता है? बेलन मिलता है। ठीक है, वैसे बेलन प्राप्त कैसे होता है बेटा? एक तरह से एक आयताकार कागज से। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक आयताकार कागज है। जैसे ये आपके पास क्या है बेटा, एक आयताकार कागज है, देखो, है ना। अब इस आयताकार कागज को मैं ये मेरे पास जो ये आयताकार कागज है, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ता हूँ, मोड़ने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे रोल करता हूँ, देखो अगर मैं इसको ऐसे बेटा रोल कर देता हूँ, तो रोल करने से क्या होता है, मुझे बेलन प्राप्त हो जाता है। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है रोल कर दिया। देखो ध्यान से, मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, ऐसे रोल कर दिया। ये देखो मैंने इसको रोल कर दिया, तो जो मैंने रोल कर दिया तो ये मुझे क्या मिलता है, ये मुझे इस तरीके से बेलन मिलता है। दिख रहा है सबको? तो इसका ये वाला सिरा भी कैसा होगा बेटा, वृत्त के रूप में होगा, और जो इसका पीछे वाला सिरा होगा वो भी कैसा होगा बेटा, वृत्त के रूप में होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि किसको हम लंब वृत्तीय कहेंगे, ये बात समझना जरूरी है। लंब वृत्तीय का मतलब क्या है? जो ये शब्द लिखा हुआ है ना लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री के कोण पर, जो 90 डिग्री के कोण पर हो। क्या ये 90 डिग्री के कोण पर है? क्या ये इसको हम 90 डिग्री के कोण पर कह सकते हैं? आप देखिए ना, ये तो ऐसे जा रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण तो नहीं है भाई। इसको अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का कोण तो नहीं है, ये तो 90 डिग्री का कोण नहीं है। आप देखो ना बेटा, ये तो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण तो नहीं है। 90 डिग्री का कोण तो कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, ये इतना होता है 90 डिग्री का कोण। तो इसलिए ये लंब वृत्तीय नहीं है, ये लंब नहीं है, लंब नहीं है ये। और अगर इसको देखें तो बेटा क्या ये वृत्त है? क्या ये वृत्त के रूप में ऐसी थाली में कौन खाता है भाई, है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की? तो भाई ये वृत्त के रूप में नहीं है, ये प्रॉपर जो है ये वृत्त नहीं है, ये वृत्त नहीं है, ये वृत्त के रूप में नहीं है प्रॉपर। तो इसलिए इसको हम लंब वृत्तीय बेलन नहीं कहेंगे। बेलन वैसे अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। ये बेलन है, ऐसा नहीं है कि ये बेलन नहीं है बेटा, ये बेलन है, पर ये लंब वृत्तीय बेलन नहीं है। ठीक है, चलो अब लंब वृत्तीय बेलन मैंने आपको क्या बताया, कैसे बनता है? मैंने अभी आपको बताया कि जब लंब वृत्तीय बेलन कैसे बनता है, जब हम इस कागज को ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम इस कागज को, ये आयताकार कागज है और इसको जब हम ऐसे मोड़ देते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है, तब जाकर के बेटा हमें ये बेलन मिलता है। कितनी ऊंचाई का? h ऊंचाई का। तो क्या बच्चों आप लोगों को मजा आ रहा है? जल्दी बता दीजिए
कितने लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में, कितने लोगों को क्लास अच्छी लग रही है ये वन शॉट वाली? हाँ जी बताइए बेटा जी जल्दी से, आ रहा है मजा? पक्का? देख लो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा अब जो ये लंब वृत्तीय बेलन है इसके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो जो लंब वृत्तीय बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वक्र का मतलब होता है जो साइड वाला है, मतलब केवल ये वाला जो हिस्सा है, केवल ये वाला है ना, जो साइड वाला हिस्सा है, इसमें ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेते और नीचे वाला हिस्सा नहीं लेते हैं जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। बेटा वक्र का मतलब होता है साइड वाला है, जो साइड वाला है ना, साइड वाला। साइड वाला मतलब कि ये वाला जो साइड वाला है ना, बस ये, ना इसमें ऊपर का लेंगे ना इसमें हम नीचे वाला लेंगे हिस्सा। ठीक है, जब हम बच्चों किसकी बात करते हैं, जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, तो उसमें ये ऊपर वाला क्षेत्रफल भी आ जाता है और जो ये नीचे वाला क्षेत्रफल है ये भी आ जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये ऊपर नीचे वाला क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ऊपर भी एक वृत्त है तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बेटा नीचे की तरफ भी एक वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, है होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 2 पाई आर गुणा एच। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो हमारा जो आधार था वो वृत्त के रूप में था ना, आधार किस रूप में था, वृत्त के रूप में था। और वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर ही तो होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अच्छा मैंने इनको कितनी ऊंचाई तक प्लेटों को रखा था, मैंने जो ये प्लेटें उठा के रखी थी इसके ऊपर कितनी ऊंचाई तक रखी थी, मैंने प्लेटों के ऊपर प्लेटें रखी थी h ऊंचाई तक। तो इसीलिए बेटा जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर गुणा में h होता है। समझ में आया सभी को, वो क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर गुणा में h होता है। अब अगर मुझे यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी 2 पाई आर एच में क्या कर देता हूं बच्चों, जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं, एक ये ऊपर वाला क्षेत्रफल और एक ये नीचे वाला क्षेत्रफल, यानी कि इसमें आप 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दीजिए। तो यहां से 2 पाई आर और यहां से 2 पाई आर, दोनों में से 2 पाई आर जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहां से और यहां से दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहां से बचेगा आपके पास एच और यहां से बच जाएगा बेटा आपके पास आर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच कह लो या एच प्लस आर कह लो, एक ही बात है। चाहे आर प्लस एच कहो चाहे एच प्लस आर कहो बेटा एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल करके आता है। बताओ बताओ जल्दी से, अच्छी लग रही है क्लास, मजा आ रहा है सभी को? हाँ जी, कैसा लग रहा है सबको, बढ़िया एकदम चकाचक? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखते हैं, शंकु। हाँ जी, तो शंकु कैसे बनता है, शंकु के बारे में अगर बात की जाए, शंकु जिसे हम क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोन। अच्छा आप लोगों ने आइसक्रीम तो खाई होगी, ये आइसक्रीम का कोन ही तो है बेटा, ये क्या है, आइसक्रीम का कोन ही तो है। अच्छा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो शंकु होता है वो बनता कैसे, आपने कभी भेलपुरी वगैरह खाई हो तो बेटा जो भेलपुरी होती है वो भेलपुरी वाले भैया कैसे उसको बना करके देते हैं, उन्होंने भेलपुरी बनाई और वो कागज को ऐसे मोड़ते हैं, इस तरीके से वो कागज को मोड़ते हैं और फिर उसको ऐसे करके देते हैं। देखो कागज को उन्होंने ऐसे मोड़ा, ठीक है, कागज को वो ऐसे मोड़ देते हैं और इस तरीके से ही तो होता है वो। इसको थोड़ा सा आप ऐसे ऊपर से गोलाई में कर लो, है ना, ये देखो, ये देखो, तो वो कुछ ऐसा ही तो होता है बेटा, जो वो आपको देते हैं वो, है ना, वो कुछ ऐसा ही तो होता है। तो ये इस तरीके से कोन बनता है। कोन कैसे बनता है, कागज को ऐसे मोड़ने से। ठीक है, एक कागज को ऐसे क्या करने से बच्चों, मोड़ने से। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर शंकु में क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है, शंकु के भी आधार की त्रिज्या होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। ठीक है, ये क्या होता है, ये है इसका व्यास जिसे हम कहेंगे 2r। व्यास क्या है, 2r। तो व्यास से त्रिज्या क्या बनेगी, त्रिज्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पर मान लो केंद्र है तो ये त्रिज्या हो जाएगी r और पूरा व्यास क्या है 2r। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी है बेटा, शंकु की अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऊंचाई है इसकी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये इसकी ऊंचाई है ये h ऊंचाई है। ठीक है,
और आपको मैंने यहाँ पर इसकी तिरछी ऊंचाई एल के बारे में बता ही दिया है ना। एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तिरछी ऊंचाई हम कैसे निकाल सकते हैं, एल बराबर होता है बच्चों अंडर रूट के अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, अंडर रूट के अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? बताइए प्यारे बच्चों, ये कैसे आता है? ये आता है बेटा यहाँ पर क्योंकि समकोण त्रिभुज बनता है। देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री पर है यहाँ पर, और यही तो है इसकी एल, ये एच है और ये आर है। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये बन रहा है बेटा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं, वही चीज है यहाँ पर ये। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि जो ये शंकु है, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ये होता है पाई आर गुणा में एल। ठीक है, अब अगर बात की जाए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये हो जाता है, देखो पाई आर एल, तो इसमें आएगा ही आएगा, है ना। पाई आर एल का मतलब क्या है? जो ये साइड वाला हिस्सा है, ये वाला जो साइड वाला हिस्सा है, ये तो आएगा ही आएगा, है ना। ये जो साइड वाला हिस्सा है इसमें केवल ये आता है वक्र पृष्ठ में। जब बेटा क्या होता है, जब आपसे पूरा पूछा जाता है तो उसमें ये आधार का क्षेत्रफल भी आ जाता है। जो आधार का क्षेत्रफल है इसके अंदर ये भी आ जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है आधार वाला। तो आधार कैसा है? हम सबको पता है कि आधार तो इसका जो है वृत्त के रूप में है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में से बेटा पाई आर दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ से एल बचेगा और यहाँ से बच जाएगा मेरे बच्चों आर। ठीक है, तो पाई आर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और आती है यहाँ पर, जो कि है बेटा शंकु का आयतन। अगली चीज क्या है हमारे पास? शंकु का आयतन। तो बेटा शंकु का आयतन क्या हो जाता है? अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है ये भी लिख लेंगे फॉर्मूला यहाँ पे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुणा में एच। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर गुणा में एच। देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और एच ऊंचाई तक क्योंकि हमने प्लेटें रखी थी तो इसलिए बेटा इसमें एच की क्या हो रही है बच्चों? गुणा हो रही है। बात समझ में आ रही है सभी को? इसमें एच की क्या हो रही है मेरे बेटा? गुणा हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो शंकु का आयतन होता है बेटा, वो बेलन के आयतन का क्या हो जाता है? 1/3, 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये अपने शंकु जो है, शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का क्या हो जाता है? 1/3 यानी 1/3 हो जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा एच, ये होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों लिख लो, मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, साथ के साथ लिखते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले बेटा बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। गोला क्या होता है? अच्छा गोले के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा एक गोला जो होता है ना, वो एक वृत्त की तरह ही होता है वैसे देखने में। तो अगर देखने में बात करोगे तो बेटा आपको एक वृत्त ही लगेगा। ठीक है, दोबारा बना दूं, देखो ये देखिए गोला जो होता है बेटा देखने में आपको एक तरह से कैसा लगेगा? वृत्त के ही रूप में लगेगा। किसके रूप में लगेगा बेटा? वृत्त के ही रूप में लगेगा, जैसे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक वृत्त के ही रूप में होता है ना। और इसकी भी क्या होती है बेटा? इसका भी केंद्र होता है। इसकी भी क्या होती है? इसकी भी बच्चों त्रिज्या होती है, जिसे हम कह सकते हैं आर। ठीक है, तो गोले में और वृत्त में क्या फर्क होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा सुनना बच्चों ध्यान से। एक जो गोला होता है और एक जो वृत्त होता है, दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो जो खाना खाने की प्लेट होती है ना, अभी जो मैंने यहाँ पर दिखाया था खाना खाने की प्लेट दिखाई थी, किस रूप में थी? वृत्त के ही रूप में थी ना। जो इतनी सारी प्लेटें दिखाई थी भाई, ये इतनी सारी जो प्लेटें दिखाई थी ये क्या थी? वृत्त के ही रूप में तो थी ना प्लेट। जिसमें हम लोग घर में खाना खाते हैं वो क्या है? प्लेट, खाना जिसमें खाते हैं, वृत्त के रूप में है। ठीक है, ओके। और उसके बाद तो जो एक प्लेट है बेटा वो तो किस रूप में है? वृत्त के रूप में है।
और जो एक तुम्हारी गेंद होती है, यानी कि जो बॉल होती है बेटा, गेंद किस रूप में होती है? गेंद होती है बेटा एक तरह से गोला। जैसे आपकी बास्केटबॉल है, जैसे आपकी फुटबॉल है, जैसे आपकी कह सकते हैं क्रिकेट की बॉल है। कोई सी भी बॉल जो है, कोई सी भी गेंद जो है बेटा, वो किस रूप में होती है? वो एक गोले के रूप में होती है। क्यों? अब इसका रीजन समझो। इसमें क्या है बेटा, देखो जो आपकी बॉल होती है, जो आपकी गेंद होती है ना, चाहे बास्केटबॉल कह लो, चाहे फुटबॉल कह लो, तो उसके अंदर क्या होती है? हवा भरी होती है ना बेटा। उसके अंदर हवा भरी होती है कि नहीं होती है? बताओ। उसके अंदर हवा भरी होती है। जबकि क्या प्लेट के अंदर हवा भरी होती है? जिस प्लेट में तुम खाना खाते हो, क्या उस प्लेट में बेटा हवा भरी होती है? नहीं। तो बच्चों, जो हम इस गोले के अंदर भर सकते हैं ना, इस गेंद के अंदर, इस बास्केटबॉल में, इस फुटबॉल के अंदर जो हम भर सकते हैं, वही इसका क्या होगा? वही इसका बेटा आयतन होगा। वही इसका क्या होगा? आयतन होगा। तो गोले में क्या होता है बेटा? गोले में होता है आयतन। गोले में क्या होता है बच्चों? आयतन होता है। गोले को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्फेयर बोला जाता है। स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बताइए जल्दी से। क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये जैसे देख पा रहे हो, हम लोग कहते हैं ना, हमारी पृथ्वी जो है वो एक क्या है? हमारी पृथ्वी एक गोला है। हमारी पृथ्वी जो है गोल है, ऐसे ही तो बोलते हैं। और उस पृथ्वी के अंदर देखो कितनी सारी चीजें हैं। उस पृथ्वी के अंदर जंगल भी है, धरती भी है, और आपका पानी भी है, हम इंसान भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। तो यानी धरती पर सब कुछ भरा हुआ है। एटमॉस्फेयर भी है, सारी हवाएं भी भरी हुई है, सारी गैसें भी भरी हुई हैं। तो पृथ्वी के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, है ना? तो यानी पृथ्वी क्या है? एक गोला है ना? ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। वही चीज यहाँ पर आपको बेटा बताई गई है। अब जो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है और जो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखो बेटा, अगर मैं एक वृत्त के बारे में बात करूंगा, जैसे ये एक वृत्त है, तो इस एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। इस दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वो भी पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वो भी पाई आर स्क्वायर होगा। ये जो है इसका क्या होगा बेटा? ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर तुम एक रस्सी लेते हो बेटा, और उस रस्सी को क्या करते हो? इस गोले के अंदर भरना शुरू करते हो। गोला मतलब वृत्त के अंदर भरना शुरू करते हो। तुमने डोरी ली, तुमने रस्सी ली, और उस रस्सी को तुम ऐसे वृत्त के अंदर भरते गए, भरते गए, भरते गए। तो जब तुम जो चार वृत्तों को भरने में जो तुम रस्सी लगाओगे ना, जो तुम चार अलग अलग वृत्तों को भरने में जो तुम रस्सी लगाओगे, वो ही रस्सी इस गोले पर तुम लपेट सकते हो। उतनी ही रस्सी लगेगी जितनी उन चार वृत्तों को भरने में लगी है, उतनी ही रस्सी बेटा इस गोले को भरने में लगेगी। अगर हम इस गोले के ऊपर लपेटेंगे, यानी जैसे अब होता है ना, लट्टू होता है, लट्टू के ऊपर हम ऐसे रस्सी लपेट देते हैं, या हमारे पास मान लो क्रिकेट की गेंद है या कोई भी छोटी सी गेंद है, उस गेंद के ऊपर अगर हम ऐसे ऐसे चारों तरफ से रस्सी लपेटे, तो जो चार वृत्तों को भरने में रस्सी काम आई है, उतनी ही रस्सी हमें इसको भरने के लिए चाहिए, इसके ऊपर लपेटने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है? 4 गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल। इसीलिए तो बेटा 4 से गुणा हो रही है। इसीलिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 4 से गुणा हो रही है। और बच्चों, आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो गोला है, ये तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब गोले का आयतन बताते हैं कि गोले का आयतन जो है वो क्या होगा। गोले का आयतन, तो बेटा गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर, और आर की घात कितना होता है बच्चों? यहाँ पर 3 होता है। 4/3 पाई आर की घात कितना होता है? 3। ठीक है, ये होता है एक गोले का आयतन। यानी इस गोले में, इस गेंद में कितनी हवा भरी जा सकती है? वो इतनी हवा भरी जा सकती है। यहाँ पर आर क्या है बच्चों? यहाँ पर आर जो है वो गोले की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं बेटा अर्धगोले के बारे में। अब अर्धगोला कैसे बनता है? देखो, अभी जो ये हमारे पास गोला था, ये जो हमारे पास गोला था, अगर मैं कैंची लेकर के इसको ऐसे बीच में से काट देता हूँ, कैंची लेकर के इसको मैं बिल्कुल बीचों बीच में से काट देता हूं, तो क्या होगा बताना जरा।
अगर मैं कैंची लेकर के इसको बिल्कुल बीचों बीच से काट देता हूं तो क्या होगा बच्चों? अगर मैं कैंची लेकर के उस गोले को बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे काट देता हूं तो होगा ये कि बेटा जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो क्या बन जाए, वो अब उस गोले से बन जाएगा बेटा अर्धगोला। क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। देखो ये आधा गोला ऊपर का अलग हो गया, आधा गोला नीचे का अलग हो गया। हमने इसको क्या कर दिया था? बीच में से काट दिया था। तो इस आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा आधे गोले का वक्र पृष्ठ जो है वो कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा, जो कि पूरे गोले का कितना था? पूरे गोले का था 4। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया? 4 पाई आर स्क्वायर का हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करोगे क्योंकि गोले का आधा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए तो 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन बेटा गोले के केस में क्या होता है? गोले के लिए तो बेटा चाहे आप वक्र पृष्ठ कहो चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहो, एक ही होता है। यही इसका साइड वाला हिस्सा, इसमें ऐसा ऊपर नीचे का तो कुछ है ही नहीं भाई। गोले में ऊपर नीचे का हिस्सा तो कुछ है ही नहीं, जो भी है यही है, साइड वाला हिस्सा यही है, सब कुछ है जो भी। लेकिन अर्ध गोले में बेटा अलग अलग हो जाता है। अर्ध गोले में वक्र पृष्ठ अलग होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों अलग होता है। तो गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है? अब देखिए वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें जो ये जो तुमने काटा है यहाँ से, तो जो हमने इसको यहाँ से काटा है ना, तो इसका ये वाला जो सिरा है बेटा, ये वाला जो इसका सिरा है यहाँ से, ये जो सिरा है, जो वृत्ताकार सिरा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इस वृत्त का क्षेत्रफल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, बताइए कितना आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से। ये आपके पास कितना आ जाएगा? जब हम ये इसमें जोड़ देंगे तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही, इसमें हमने पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिया बच्चों? जोड़ दिया। तो 2 में जब 1 जुड़ेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। 2 और 1 कितना हो गया बेटा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है गोले का अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम अर्ध गोले के आयतन के बारे में। तो अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाता है? अर्ध गोले का आयतन तो बेटा अर्ध गोले का आयतन होता है 4। देखिए पूरे गोले का आयतन क्या था? पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हम क्या कर देंगे? इसका हम आधा कर देंगे। पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका हमने क्या कर दिया? उसका हमने बच्चों यहाँ पर आधा कर दिया, है ना। पूरे का हमने क्या कर दिया? आधा। तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है बच्चों अर्ध गोले का आयतन। लिख लीजिए फॉर्मूला। मुझे लगता है बेटा आज के लिए इतना काफी है, और आप परेशान मत होना। सारी चीजें तो, सारे कंसेप्ट तो हमने रिवाइज कर ही लिए हैं। जो इसमें सबसे जरूरी चीज है बेटा वो है एक तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा इसके क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस हम लोग एक अगली क्लास में कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इन सारे फॉर्मूलों पर जितने भी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले होंगे वो सब करवा दूंगा, ठीक है। या बीच में आपको किसी दिन एक दिन ऐसे क्लास करवा दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारे फॉर्मूले सब कुछ मिल जाएगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद तो मुझे यही है कि आज की जो ये क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो बच्चों मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और आज की जो ये क्लास है बेटा इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में, और बेटा जी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की जो ये क्लास है आपको कैसी लगी। मैं कमेंट्स आप लोगों के देखूंगा, ठीक है। तो बेटा नया साल है, अच्छे से मनाइए, सुरक्षित रहिए अपने घर में और अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए बेटा। बाकी तो अमित सर आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।